जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है, यार इतना लंबा चैप्टर है कैसे पढ़ेंगे, क्या ही हमें समझ आएगा और पता नहीं क्या ही हमें याद रहेगा। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि बुक्स में ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि कभी कभी समझ ही नहीं आता, उसकी डेफिनेशन ही कभी कभी समझ नहीं आती। पढ़ तो लेते हैं लेकिन दिमाग में आता ही नहीं क्या कहना चाहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आसान भाषा में इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम वही करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि आपका क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है। और आज हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ना कि ये आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। आप जिस तरह से लोग अपनी एक्स को नहीं भूल पाते हैं ना, उसी तरह से ये चैप्टर आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद आता है हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, उसके बाद है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके बाद है हमारा रासायनिक समीकरण लिखना, हम कैसे रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, उसके बाद आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसको हम कैसे समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमारा आता है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उसके बाद है हमारा वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं हम लोग, उपचयन एवं अपचयन क्या होता है किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है संक्षारण और विकृत गंधिता आखिर होती क्या है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है और यही रासायनिक अभिक्रियाएं नए नए पदार्थ को जन्म देती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। हम डेली लाइफ में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं अभिकारक, जब आपस में प्रतिक्रिया अभिक्रिया करते हैं करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलकर आपस में अभिक्रिया करके या आपस में प्रतिक्रिया करके नए उत्पाद को जन्म देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं दूध से दही बनाते हैं, तब भी क्या होता है एक नया पदार्थ बनता है, तो वो भी एक क्या है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चीज़ों का सड़ना वो भी क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, है ना, वो भी क्या है एक रासायनिक प्रक्रिया है। खाना का पचना वो भी एक क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसके लिए क्या है कुछ संकेत हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं कि क्या होता है कि उसकी अवस्था में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। पहले वो जैसा था अब वो वैसा नहीं रहा। उसके बाद क्या होता है कि उसके रंग में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका क्या होगा कलर चेंज हो जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि कोई ना कोई गैस निकलेगी उसमें से। उसके बाद क्या होगा कि उसके तापमान में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब हमें देखने को मिलती है तब हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब भी किसी पदार्थ में ऐसे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं ये सारे, तो इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हमने जान लिया कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, लेकिन अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने को क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो जब भी कोई अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं
संकेतों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन जितने भी हैं एलिमेंट्स हैं, हमने उसको क्या किया, एक स्पेसिफिक संकेत दे रखा है ना। सबके लिए अलग अलग है, कार्बन के लिए C है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O है। तो हमने क्या किया, उनको संकेत दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। जब हम किसी अभिक्रिया को क्या करते हैं, सूत्रों के माध्यम से या तो संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आपको यहां पता चलेगा कि क्या होता है कि जब ऑक्सीजन, है ना, एग्जाम्पल है हमारा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम के रिबन को हम जब आग लगाते हैं तो क्या होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कितना लंबा हो गया, है ना, ये कितना लंबा हो गया। किसी को अगर हमें बताना है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है या दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड को वो बनाता है, तो ये कितना लंबा हो गया। तो उसके लिए हमने क्या किया, रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल किया ताकि चीजों को थोड़ा सा छोटा करके लिखा जा सके, ठीक है, समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल किया गया। रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो भी आप यहीं पर देख लीजिए। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा राइट हो गया, ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट में लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट में तो हमारा क्या मैग्नीशियम है। उसके बाद अगर 2 या 2 से ज्यादा है, अगर 2 या 2 से पदार्थ अगर ज्यादा है तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस के साइन से डिनोट करते हैं कि हाँ मैग्नीशियम है और वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसके बीच में क्या दिया हमने, प्लस दिया। और जो ये है ना, जो पदार्थ अभी बना नहीं है, जो पदार्थ अभी अभिक्रिया करेंगे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभिकारक। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभिकारक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरो का निशान देंगे। एरो का निशान देने के बाद, ठीक है, एरो का निशान देने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो नया पदार्थ हमारा बना है, जैसे कि इन दोनों के मिलने के बाद, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलने के बाद हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो का निशान देने के बाद हम लोग इस साइड में उसको लिखते हैं और जो नया पदार्थ बना है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्पाद। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और आता है कि नहीं ऐसे तो लिखे हैं, फिर ये क्यों लिखे। ठीक है, अब ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये भी अभी कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको और ज्यादा शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, संकेतों का इस्तेमाल किया। ठीक है, कि मैग्नीशियम का हम जानते हैं क्या होता है, Mg लिख दिया, प्लस का प्लस हमने रहने दिया। ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, O2, तो हमने क्या किया, O2 लिख दिया। अब क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, MgO, हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहां पर हमें पता चल गया कि क्या क्या करना है, कि ये मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके, एरो के माध्यम से हमें पता चल रहा है, एरो के बाद वाला क्या है, जो बना है ना, जो उत्पाद है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं और समीकरण लिखते हैं। और आपको डेफिनेशन के बारे में भी पता चल गया होगा, याद वाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण और क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप जानते होंगे कि अगर, ठीक है, यहां पर जैसे क्या है कि जब अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, असंतुलित समीकरण। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब MgO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो हमको क्या मिल रहा था, MgO, क्या मिल रहा था, MgO।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, लेकिन इधर क्या है, 2 ऑक्सीजन है और इधर कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 1। मतलब क्या है कि इस साइड हमारे परमाणुओं की संख्या अलग है और उस साइड में हमारे परमाणुओं की संख्या अलग है। तो जब क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या अलग होगी, तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे हम लोग, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरह से क्या है कि जब, इसी को हम लोग ले लेते हैं ताकि समझना आसान रहे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होता है, एक दूसरे से मिलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ एक चेंज है, ठीक है, ये इस तरह से। अब आप देखिए कि क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, कि जब अभिकारकों जो हमारा पहले से जो पदार्थ है जो अभी अभिक्रिया नहीं किया है, जो अभी अभिक्रिया करेगा वो क्या है हमारा अभिकारक, और उत्पादों के, नया पदार्थ जो बन रहा है वो, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जब क्या हो, बराबर, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको तो याद ही नहीं रखना है, अगर बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, अगर बराबर परमाणुओं की संख्या नहीं है तो क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम 2 है, इधर भी क्या है, इसके आगे 2 लगा हुआ है, मतलब ये भी मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यही था हमारा, जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, कुछ दिमाग में जोर नहीं देना है, बस समझते जाना है और याद करते जाना है। लोग जानते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O, हमें क्या मिलता है, जल, हमें वाटर मिलता है। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, तो हमने लिखना भी सीख लिया कि कैसे लिखते हैं, कि जितने भी अभिक्रिया में भाग लेंगे पदार्थ उसको क्या लिखेंगे, एरो के लेफ्ट साइड में, अगर एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में क्या डालेंगे, प्लस का निशान, और एरो देने के बाद उधर में क्या लिखेंगे, जो नया पदार्थ बना है। अगर इधर भी अगर एक से ज़्यादा अगर पदार्थ बन रहे हैं तो प्लस देखिए यहाँ पर हम लोग वो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या आता है कि हम इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें डिनोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हमारा गैस है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है, और जो H2 जो बना है, H2O, वो हमारा क्या है, जल है। वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में। हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं G, मतलब क्या हो गया, गैस, है ना, और इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये क्या है, लिक्विड। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बगल में, मतलब इस पदार्थ के बगल में हम इसके स्टेट को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारी बुक में दिया गया है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव्य, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को हम लोग लिख सकते हैं G गैस, L लिक्विड, AQ जलीय अवस्था, और S क्या हो गया हमारा, स्टेट के फॉर्म में। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि Fe को जब हम H2O से, है ना, Fe जो लोहा है और जो पानी है जो अभिक्रिया कर रहा है, तो ये Fe क्या है हमारा, लोहा हमारा क्या है, सॉलिड के फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा है, S। ठीक है, और जो H2O है वो क्या है, गैस के फॉर्म में। H2O तो गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, H2O जो है वो गैस है, उसके बाद Fe3O4 जो है वो क्या है हमारा, सॉलिड है, तो हमने S लिख दिया। और यहाँ पर H2 जो है वो गैस के फॉर्म में, तो उसके बगल में हमने क्या किया, G लिख दिया। उसी तरह से जो CO है वो क्या है, गैस है, H2 है वो क्या है, गैस है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है, इस समीकरण में हमने क्या लिखा है कि तीर के निशान के ऊपर भी कुछ लिखा है और यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के
ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जिससे हमें क्या पता चले कि ये जो रिएक्शन है वो किस दाब में रिएक्शन को किया जा रहा है, किस ताप पे ये रिएक्शन हो रहा है, या तो क्या उसमें उत्प्रेरक डाला गया। उत्प्रेरक आप उसको कहते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है कि वो जब रिएक्शन कोई होता है, मान के चलो दो एलिमेंट्स का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि बहुत धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग तरह का उत्प्रेरक उसमें डालते हैं ताकि वो क्या करे, उस अभिक्रिया में भाग लिए बिना क्या करे, उस अभिक्रिया को थोड़ा सा फास्ट कर दे, है ना, थोड़ा सा तेज कर दे।